अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि वेव्स एंड वाइब्रेशंस के बारे में है। ठीक है। अच्छा बच्चों, वेव्स और वाइब्रेशन से आप पहले भी फेमिलियर हैं। आपने 10th क्लास में वेव्स के बारे में जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 था आपका साउंड का, और साउंड में भी आपने पढ़ा था वेव्स के बारे में। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में भी आपने सारा वही चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास वेव्स की डेफिनेशन करते हैं। ठीक है। कहता है अ वेव इज अ रेगुलर डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट कैरीज एनर्जी विच स्प्रेड्स आउट फ्रॉम दी सोर्स। अब इतनी सी बात आप समझेंगे, वेव हमारे पास एक खलल होता है, एक डिस्टर्बेंस होती है। अब मैं आपको समझाऊं किस तरह से। लेट्स सपोज कि आपके पास, आप एक तालाब के पास खड़े हैं, वहाँ वाटर है। ठीक है। आपने एक जो है वो पत्थर का टुकड़ा लिया, एक स्टोन लिया, और उसको जो है आपने यहाँ कहीं फेंक दिया। ठीक है। पानी के अंदर आपने फेंक दिया। जो ही आप पानी के अंदर फेंकेंगे, आपको इस तरह से गोल दायरे से नजर आएंगे, मतलब कि आपको ऐसे वहाँ खलल पैदा हो जाएगा। वाटर की लेयर, जो स्मूथ आपके पास वाटर था, उसमें लेयर्स पैदा हो जाएंगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, वेरिएशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो आपके पास जो है ये वेव्स कहलाती हैं। ठीक है। ये एक डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस भी देखें, ये इसके बाद ये मतलब कि पैटर्न रिपीट आपके पास हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपके पास रिपीटेड जो है वेव्स बनी है। ठीक है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको गोल दायरे नजर आएंगे, लेकिन अगर आप साइड से होकर देखेंगे तो आपको बस ऐसे करके नजर आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है। इस तरह की वेव्स नजर आएंगी आपके पास। तो डेफिनेशन में यही कह रहा है कि वेव जो है वो आपके पास एक रेगुलर डिस्टर्बेंस है, एक खलल है। ठीक है। एक आपके पास स्मूथ है, एक रस्सी ही लें। ठीक है। एक रोप लें, उसको एक दीवार, उसका एक सिरा दीवार के साथ बांध दें, और एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लें। ठीक है। तो आपके पास रस्सी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगी, लेकिन जो ही आप रस्सी को अप एंड डाउन मोशन करोगे, जो सिरा आपके हाथ में, आप उसको ऊपर नीचे करोगे, तो आपके पास रस्सी में इस तरह की आपके पास जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो कहते हैं दैट कैरीज एनर्जी, जो कि एनर्जी को कैरी करती है। अब आपने देखा कि आपके पास यहाँ आपने पत्थर का टुकड़ा फेंका, और साइडों पे आपके पास जो है वेव्स बनना शुरू हो गई हैं। ठीक है। तो क्या होता है आपके पास कि आपके पास वहाँ मीडियम वाटर है। ठीक है। आपके पास तालाब है, अगर वो खाली हो, उसमें पानी ना हो, आप जितने मर्जी पत्थर के टुकड़े फेंक लें, वहाँ कोई वेव नहीं पैदा होती है। तो मीडियम तो आपको चाहिए होता है जब वेव पैदा करनी हो। तो जब तालाब के अंदर आप पानी डाल लोगे, फिर पत्थर का टुकड़ा फेंकोगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वेव्स पैदा होना शुरू हो गई हैं। अब असल में होता भला क्या है, जहां आपने पत्थर का टुकड़ा फेंके, वहां के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है। ठीक है। जो ही आपने, जाहिर है, एक पत्थर का टुकड़ा फेंकोगे तो आप फोर्स, वो कुछ ना कुछ वो फोर्स के साथ जाके वाटर को हीट करेगा ना, तो उससे उसके पार्टिकल्स जो है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे को। इस तरह उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ना कि पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता है। मीडियम आपका कभी भी मोशन नहीं करता है। सिर्फ मीडियम के जो आपने मीडियम लिया होता है ना, वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है। आप जो है दरवाजे को नॉक करते हो। ठीक है। किसी के घर हम जाएं, हम दरवाजे को नॉक करते हैं, तो जिस पॉइंट पे आप इस तरह करके आप जब नॉक करते हो, तो अपने फिंगर की मदद से आप ऐसे कर रहे होते हो, तो क्या वो दरवाजे के जो है, दरवाजा आपके पास सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स मोशन कर रहे होते हैं? कभी भी नहीं करते हैं। बस ये कि जहाँ आप फोर्स लगाती है ना, उस जगह पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनकी एनर्जी बढ़ती है। ठीक है। अपनी पोजीशन पे रहेगा तो वो वाइब्रेशन तो कर रहे होते हैं। हर सॉलिड चीज़ के बारे में आपने पढ़ा है कि उनकी हल्की फुल्की वाइब्रेशन होती है, लेकिन जब आप ऐसे करके फोर्स लगाते हैं, तो फिर आपके पास पार्टिकल्स, उस जगह के पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी अटेन करते हैं, वो फिर ज़्यादा स्पीड के साथ जो है मोशन करते हैं। ठीक है। अब फिर वो अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल्स को, इस तरह करते करते आपके पास साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। एनर्जी खत्म तो नहीं ना होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट हो जाती है। आपने अपनी मैकेनिकल एनर्जी या मस्कुलर एनर्जी को यूज़ किया, डोर को इस तरह से नॉक किया। अब वो मस्कुलर एनर्जी की वजह से आपने साउंड एनर्जी पैदा कर लेनी होती है। तो इसी तरह आपने अगर वाटर की मालिक्यूल, जहाँ आपने स्टोन फेंके है, वहाँ से पानी जो है वो आगे को मूव कभी भी नहीं करता है। ठीक है। इसकी हमने सादा सी एग्जाम्पल की हुई थी 10th क्लास में। हमने कहा था एक टब में पानी लें, और पानी लेके आपने पेंसिल को ना पानी के अंदर ऊपर नीचे जो है मोशन करवानी है। तो जब पानी को आप पेंसिल को कभी डीप करोगे, कभी बाहर निकालोगे, तो वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जानी है। थोड़ी देर बाद हमने क्या किया था, उस टब के अंदर एक कार्क रख दिया हुआ था। ठीक है। एक कार्क, एक छोटा सा जो है मैसलेस सा जो है ना, एक कार्क हमने यहाँ रख दिया था। फिर हमने पेंसिल को ऊपर नीचे जब मोशन करवाई थी, तो हमने देखा था कि वो कार्क तो अपनी जगह
जगह पे ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब है वो जाहिर है वो कार्क जहाँ पानी के ऊपर जहाँ पड़ा हुआ, अगर वो पानी मूव करके आगे जाता है तो फिर ही कार्क ने आगे जाना था। तो ऐसा नहीं था, वेव्स कार्क के नीचे से मोशन करते हुए आगे चली गई थी, कार्क अपनी जगह पे ऊपर नीचे मोशन उसने की थी। मतलब कि आपके पास मीडियम कभी भी, वाटर आपके पास कभी भी आगे को नहीं जाता, वाटर के मालिक्यूल्स जो है एनर्जी को आगे भेजते जाते हैं। इसलिए अगर यहाँ पानी के मालिक्यूल्स में एनर्जी आई है तो ये मोशन करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब ये वाले मालिक्यूल्स अगले जो वाटर के मालिक्यूल्स को जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो फिर ये अगला जो है आगे जो पानी के मालिक्यूल्स हैं वो मोशन करना अपनी मीन पोजीशन के आगे ऊपर नीचे जो है मोशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी आपके पास ट्रांसफर होती है। तो कहते हैं कि अ वेव इज अ रेगुलर डिस्टर्बेंस, ये आपके पास एक रेगुलर डिस्टर्बेंस या जिसको कहते हैं वेरिएशन कहते हैं, दैट कैरीज एनर्जी। जो डिस्टर्बेंस है आपके पास, ये जो डिस्टर्बेंस है ये एनर्जी को कैरी करती है, विच स्प्रेड्स आउट फ्रॉम द सोर्स। अब आपके पास यहाँ अगर आपने पत्थर का टुकड़ा फेंका है तो इससे आपके पास आउटवर्ड बाहर की तरफ जो है ये स्प्रेड होगी, ना कि इनवर्ड पानी की तरफ होगी, ठीक है। वेव्स हमेशा जहाँ आप फेंकते हो, जहाँ डिस्टर्बेंस जिस सोर्स पे क्रिएट करते हो उससे बाहर की तरफ स्प्रेड होती है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल दे रहा है, कहता है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। अब देखिए सन से आपके पास जो है अर्थ पे हीट एनर्जी भी आ रही है, लाइट एनर्जी भी आ रही है आपके पास, ठीक है। और इसके लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं कि ये मीडियम होगा तो फिर ही आपके पास जो है, मतलब कि आपके पास जो है ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक हिस्सा मैं सन से जो आपके पास लाइट एनर्जी आती है या हीट एनर्जी आती है, ठीक है। इसके लिए किसी सोर्स की हमें जो है रास्ते में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये आराम से जो है सन से ट्रैवल करते हुए हमारे रूम्स तक, दिन के टाइम अगर हम लोग रूम्स में क्या कहते हैं लाइट भी नहीं ऑन करते, लेकिन यहाँ हमारे पास रूम्स में लाइट होती है क्योंकि सन की लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो ट्रैवल करती जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो सन से अर्थ की तरफ आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लाइट वेव्स की सूरत में, वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कहते हैं दीज वेव्स कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वेव्स जो है वैक्यूम से भी आपके पास जो है गुजर सकती हैं, ठीक है। जहाँ आपके पास बिल्कुल कोई एयर कोई मीडियम नहीं, ये वेव्स वहाँ से भी आपके पास गुजर जाती है। जाहिर है कि ज़मीन से जो हम लोग ऊपर की तरफ स्पेस की तरफ जाएंगे तो वहाँ लाइट है कि नहीं है लाइट, लेकिन वहाँ स्पेस है, वहाँ मतलब आपके पास एयर नहीं है, तो लेकिन वहाँ से आप लाइट वहाँ मौजूद होती है। मतलब लाइट एनर्जी आपके पास, उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। साउंड को ज़रूरत होती है, ठीक है। साउंड एनर्जी के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइट एनर्जी के लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इनको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। कहता है हाउएवर इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू द रेगुलर एंड रिपीटेड डिस्टर्बेंस। अब यही एग्जांपल हमने ली थी, आपके पास रेगुलर और रिपीटेड आपके पास पैटर्न है, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। ये नहीं कि आपके पास यहाँ उसके बाद आपके पास कहीं यहाँ जाके आपके पास जो है वो जो है एनर्जी ट्रांसफर होगी, ऐसा नहीं होता। रेगुलर और रिपीटेड पैटर्न आपके पास होता है, फिर आपके पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। कहते हैं मेकिंग इट्स पार्टिकल्स टू मूव अप एंड डाउन और बैक और फोर्थ, इमेजिन स्टोन थ्रो इनटू अ पाउंड ऑफ वाटर। कहते हैं कि जिसमें आपके पास पार्टिकल्स जो है टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, आगे पीछे या मोशन करते होते हैं या अप एंड डाउन मोशन करते हैं। जैसे हमने कार को रखा था तो हमने देखा कि वाटर की वेव्स जो है अप एंड डाउन मोशन आपके पास कर रही है, तो आप वैक्यूम तक लिख के उसके बाद ये वाली चीज़ जो है सारी वो कट कर सकते हो। अब एग्जाम्पल्स की बात आती है, एग्जाम्पल्स की आपने हेडिंग ऊपर लगानी है, The stone produced a disturbance that travel through the water। अगर आप स्टोन को फेंकते हैं किसी पानी के अंदर तो जो आपके पास डिस्टर्बेंस होगी वो आपके पास वेव की एक एग्जांपल है। इसके बाद कहता है the water particles move up and down about their mean position creating a repeated pattern known as wave that spread out। तो कहते हैं कि जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो आपके पास वेव्स है अप एंड डाउन, पानी जो है अप एंड डाउन मोशन कर रहा होता है, बस एनर्जी को आगे ट्रांसफर होने की वजह से अगला वाटर के मालिक्यूल्स वो भी अप एंड डाउन मोशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो है ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही इनकी मोशन होती है, सिर्फ एनर्जी आगे को आपकी जा रही होती है। तो कहते हैं क्रिएटिंग अ रिपीटेड पैटर्न। देखें इसके बाद ये रिपीट हो रहा है इनका पैटर्न, इसको हम लोग वेव कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ स्प्रेड हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ जाती है तो आप लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है of a wave is its distance in a specified direction from its rest
या इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए रेस्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास ये वाली ओरिजिन वाली मीन पोजीशन आपके पास होती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपके पास जो है कि अगर अब लेट्स सपोज का आपका पार्टिकल यहाँ आ गया हुआ है, ठीक है, यहाँ अगर आपके पास पार्टिकल आ गया तो आपके पास इस पोजीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जहाँ आपके पास पार्टिकल है ना, उनका जो आपके डिस्टेंस है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह मतलब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट को हमने लिया है वाई एक्सिस में और डिस्टेंस को लिया हमने एक्स एक्सिस में। नेक्स्ट यहाँ तक आपको यही बस एक चीज़ बता रहा है। अब बातें हम लोग अपनी मेन डेफिनेशंस पे जो कि शॉर्ट के लिहाज से पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, कहते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखिए मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है कि यहाँ अगर आपके पास हो पार्टिकल हो तो मीन पोजीशन से ये आपका फासला क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। देखें आपके पास पार्टिकल यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, एक टाइम आएगा ये सबसे पीक वाली सबसे ऊपर जो है पॉइंट है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस है वो आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। आप देखिए ज़्यादा मतलब ये डिस्टेंस आपके पास इस लाइन के हिसाब से देखिए ना, ये आपके पास बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस है। फिर अगर यहाँ से आप यहाँ तक देखते हो ये भी कम है। मीन पोजीशन से अगर मैक्सिमम डिस्टेंस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिकल आपके पास जो है हाईएस्ट पे मतलब गया है वो आपके पास आपके क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। मीन पोजीशन से पार्टिकल जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना जितना फासला तय करेगा वो आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस या साइकिल्स पर सेकंड। आपने क्या करना है कि जो ही आपने वेव्स प्रोड्यूस करवानी है साथ ही आपने स्टॉप वॉच या कुछ लगा लेना है। आपने देखना है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स जो हैं या कितने साइकिल्स होते हैं। साइकिल एक आपके पास कंप्लीट कैसे होता है, जिसमें आपके पास एक ये क्रस्ट और एक आपके पास ट्रफ होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक साइकिल हो गया। ये हो सकता है एक सेकंड से कम टाइम में ये आपके पास एक साइकिल बना हो, या हो सकता है कि एक सेकंड से ज़्यादा टाइम में बना हो। तो आपने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या साइकिल्स होते हैं। एक सेकंड के अंदर अगर एक साइकिल वो काट ले, वो 2 साइकिल काट ले, वो 10 काट ले, वो 15 काट ले, ठीक है। तो वो जितने साइकिल कंप्लीट करेगा, लेट्स सपोज कि उसने इस तरह की जो है यहाँ तक एक वेव हो गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वेव, उसने 10 की है एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 10 हर्ट्ज है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है कि साइकिल्स एक या एक से ज़्यादा भी साइकिल्स हो सकती हैं, वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस जो हैं आपके पास एक सेकंड में वो जितनी भी ऑसिलेशंस करेगा उतनी ऑसिलेशंस को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और मतलब कि अगर आपके पास जो है एक मतलब कि साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो जितना टाइम लेता है, यहाँ तो मैंने कहा ना फ्रीक्वेंसी में जितने मर्जी साइकिल हो सकते हैं, बस टाइम आपने फिक्स रखना है कि एक सेकंड में जितने मर्जी, एक सेकंड में वो 10 भी काट लेगा तो आपने कहना है हमारी फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है। एक सेकंड में उसने जितने साइकिल्स या वाइब्रेशंस करनी है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास होता है दूसरा टाइम पीरियड, ठीक है। पीरियड क्या होता है, सिर्फ एक साइकिल, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल आपके पास हो गया। एक साइकिल कितने टाइम में जो है वो कंप्लीट करेगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड या पीरियड कहते हैं, ठीक है। वो हो सकता है 1 सेकंड हो, वो हो सकता है 2 सेकंड, वो 10 सेकंड, वो हो सकता है 1 सेकंड से कम हो, हाफ सेकंड हो, ठीक है। सिर्फ एक साइकिल जो है वो जितने टाइम में कंप्लीट करेगा उसको कहते हैं पीरियड। द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और साइकिल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल या उलट जो होता है वो आपके पास पीरियड होता है, ठीक है। तो आपने चीज़ ये सीख ली कि आपके पास पीरियड क्या आता है, सिर्फ एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। और अगर आपके पास जो है एक सेकंड के अंदर जितनी वो साइकिल्स कंप्लीट कर लेगा उन साइकिल्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपके पास क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का टाइम जिसके साथ आ जाए उसका यूनिट आपके पास सेकंड होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें। अब आपके पास वेवलेंथ क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव सिमिलर पॉइंट्स। अब यहाँ तक पॉइंट्स ऑन द वेव दैट आर इन फेज आपके पास, यहाँ आप वर्ड देखिए कंसेक्टिव मतलब कि एक जैसे, कंसेक्टिव मतलब कि एक दूसरे के करीब। लेट्स सपोज कि मैं आपको समझाती हूँ सीधा सीधा काम। आपके पास ये वाली जो है आपने पहले पढ़ा, इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। और ये बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। क्रस्ट के बाद क्रस्ट आपके पास आए, मतलब
कंसेक्टिव एक के बाद जो दूसरा, मतलब इस क्रस्ट के बाद ये वाला जो क्रस्ट आ रहा है, तो कहते हैं टू कंसेक्टिव मतलब ये क्रस्ट है तो अगला भी आपने क्रस्ट ही लेना है, ठीक है। टू कंसेक्टिव सिमिलर, एक जैसे जो हैं, पॉइंट्स ऑन दी वेव दैट आर इन फेज। देखें सीधा सीधा ये है कि दो क्रस्ट जो हैं आपके पास, उनके दरमियान में जो आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। या दो ट्रफ ही ले लें, ये आपके पास ट्रफ, इसके बाद अगला कंसेक्टिव इसका ट्रफ ये वाला है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं वेवलेंथ आपके पास, ठीक है। उसके बाद स्पीड, जाहिर है अगर आप पत्थर का टुकड़ा जो है आराम से तालाब के अंदर फेंकोगे तो वेव्स बनेंगी, लेकिन स्लोली बनेंगी। वही आप ज़्यादा फोर्स लगा के फेंकोगे तो आपके पास जो वेव्स बनेंगी वो ज़्यादा स्पीड के साथ स्प्रेड करेंगी। तो जिस स्पीड के साथ आपकी वेव मोशन कर रही होती है उसको वेव की स्पीड कहा जाता है। कहते हैं द स्पीड एट विच द वेव ट्रेवल्स, उस स्पीड को या उस मतलब उस स्पीड को आप जिससे एक वेव जो है वो ट्रेवल करती है, गुजरती है, वो आपके पास एक स्पीड कहलाएगी। अब स्पीड के लिए कहते हैं इफ अ वेव क्रस्ट मूव्स वन वेवलेंथ इन वन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन द स्पीड v इज गिवन बाय। कहता है कि अगर आपके पास एक क्रस्ट जो है, एक ऑसिलेशन में आपके पास एक क्रस्ट बनता है तो जाहिर है उसके लिए कुछ ना कुछ उसको टाइम पीरियड लगेगा, कुछ ना कुछ वो वेवलेंथ, जाहिर है इस क्रस्ट से इस क्रस्ट में जाते जाते उसकी कोई कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, कुछ ना कुछ उसका टाइम पीरियड भी आपके पास होगा। तो आपके पास जो है उसके लिए वेलोसिटी या स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब टाइम में तो हम टाइम पीरियड ले रहे हैं और डिस्टेंस में हम वेवलेंथ लैम्डा ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि लैम्डा को इस साइड पे काट लें, ठीक है। तो लैम्डा को आपने साइड पे काट लिया तो ऊपर आपका 1/t रहेगा, ठीक है। अब 1/t आपने यहाँ से देखें, आपके पास टाइम पीरियड होता है ना 1/f के, तो f बराबर होता है 1/t के। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उलट होते हैं, तो ये देखिए ये टाइम पीरियड का उलट है, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से आपके पास आंसर में क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी या एफ आएगी। तो v बराबर है f लैम्डा, आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला आपके पास है फेज कहते हैं एंगल को। अब एंगल आपके पास कुछ ना कुछ बन रहा होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करती हूँ तो ये देखें इस साइड को आपकी वेव ने मोशन करते करते जाना है। आप एक देखें, ये अगर आपके पास एक रोप है, रस्सी, उसको दीवार के साथ आपने बांध दी और दूसरा आपके हैंड में है, ठीक है, ये आपके हैंड में है, तो ये आपके पास जो है वेव ने इस साइड को मोशन करनी है, ठीक है। अब आपने रस्सी को ऐसे जब मोशन करवा दोगे तो देखें ये इस साइड को उसकी मतलब जाहिर है इससे इस साइड को एनर्जी ने ट्रांसफर होना है, ठीक है। जहाँ से हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो यहाँ आपके पास एनर्जी इस साइड को ट्रांसफर हो रही है और एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री का। तो एंगल मतलब फेज का मतलब है कि एंगल कुछ ना कुछ बनेगा, कभी आपके पास मोशन पे डिपेंड करता है मोशन किस तरह की करवा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स सपोज मैं आपको ये वाली एग्जांपल दिखाती हूँ। हमने बोला क्या किया, एक लकड़ी के साथ जो है ना एक स्प्रिंग को ना एक साइड से बांध दिया, दूसरी सिरा जो हमने अपने हाथ में रख दिया। अब इस स्प्रिंग को आप बोला क्या, ये स्प्रिंग है, इसको आप कभी आगे को मोशन करवा रहे हो, कभी पीछे को मोशन कर, कभी आगे को कभी पीछे को। एक आपके पास ये वाली एग्जाम्पल है। दूसरी आपके पास ऊपर एग्जाम्पल ये है कि आपके पास ये स्प्रिंग है, आपने हाथ से पकड़ा, ऊपर नीचे मोशन करवा रहे हो, तो दोनों में एंगल का डिफरेंस होगा। यहाँ बस आपको आप हाथ को कभी आगे काट रहे हो कभी पीछे काट रहे हो, इस वजह से कहीं क्रस्ट, कहीं मतलब कहीं कंप्रेशंस, कहीं रेयरफेक्शंस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब आपने यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है तो एनर्जी ने तो इस साइड को ट्रांसफर होना है और आपके पास जो है वेव भी साइड को हो रही है, तो मतलब दोनों पैरेलल एंगल 0 डिग्री का बनेगा। लेकिन अगर मैं ये वाली अगर आपसे एग्जांपल डिस्कस करूँ, इस स्प्रिंग को आपने ऊपर नीचे मोशन करवाई है तो आपके पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफर किस साइड को होगी, इस साइड को, और वेव्स आपके पास ऐसे करके कभी ऊपर को कभी नीचे को प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ऐसे करके आपके पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो मतलब एंगल जो है अगर आपके पास वेव ऊपर वाली के हिसाब से देखें तो एनर्जी इस साइड को ट्रांसफर हो रही है, एंगल आपके पास यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल का डिफरेंस आपके पास होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ वेव्स में सबसे पहले आपके पास है मैकेनिकल वेव्स, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल वेव्स आपके पास ऐसी वेव्स होती है जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। लेट्स सपोज कि मैं बोल रही हूँ इस टाइम, तो मुझे मतलब ये साउंड आपके पास एक मैकेनिकल वेव की एक किस्म है, क्योंकि यहाँ मेरे पास मेरे इर्द गिर्द जो है वो एयर मौजूद है, तो एयर जो है मीडियम का काम कर रही है। इसमें हमने एक सिंपल सी एक्टिविटी की थी 10th क्लास साउंड वाले चैप्टर में, एक्टिविटी 11.2 की थी, जिसमें हमने एक बार जो है बेल जार अपरेटस लिया था। इसमें हमने क्या किया था, इस अपरेटस के अंदर जो है हमने एक बेल लगाई थी, इसके साथ इसको 2 वायर्स के जरिए बाहर किसी कनेक्शन के साथ, किसी स्विच वगैरह के साथ कनेक्ट किया था। यहाँ हमने एक काम ये किया हुआ था कि हमने यहाँ वैक्यूम जो है पंप रखा हुआ था। इस वैक्यूम पंप का काम क्या था कि अगर एक मतलब पहले तो स्टार्ट में हमने वैक्यूम पंप
का काम होता है हवा को बाहर निकालना, ठीक है। इसके अंदर हवा एक मीडियम का काम कर रही है, तो इसको बाहर निकालना। स्टार्ट में हमने कोई हवा बाहर नहीं थी निकाली, यहाँ से स्विच ऑन किया, बेल आपकी रिंग होना शुरू हो गई, ठीक है। साथ अगर आप लाइट भी यहाँ रख लें तो लाइट आपके मतलब कि बेल के साथ अगर लाइट है तो लाइट जो है उसकी रोशनी भी जो है ज़ाहिर जो ही स्विच ऑन करेंगे लाइट भी आपके पास ऑन हो जाएगी, और बेल जो है वो तेज़ी के साथ उसकी इतनी ज़्यादा साउंड आपको सुनाई देगी बाहर, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है हवा को बाहर निकालना है। हवा आपका मीडियम है, इसको बाहर निकालना है। तो वैक्यूम पंप के जरिए हवा जूं आप बाहर निकालेंगे, आप नोट करेंगे कि जितनी रिंग बेल की आवाज़ पहले आ रही थी रिंगिंग की, अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी, और एक टाइम है कि जब सारी हवा बाहर निकल जाएगी तो आपके पास आपको किसी तरह की कोई साउंड जो है रिंग की या बेल की नहीं सुनाई देती है। तो मतलब जब आपने मीडियम को वहाँ से बाहर निकाल दिया तो आपके पास जो है साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, साउंड वहाँ होगी लेकिन सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि मीडियम के बगैर आप साउंड नहीं सुन सकते हैं। लेकिन लाइट अंदर जो है अगर आपने यहाँ कहीं लाइट कनेक्ट की है तो लाइट आपकी आराम से ऑन रहेगी। तो यहाँ से आपको समझ आई कि लाइट के लिए आपको फिर भी जो है मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन साउंड के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इस एक्टिविटी में आपने ये चीज़ सीखी थी। तो मैकेनिकल वेव्स क्या है? दीज वेव्स रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम आपके पास सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी तरह का मीडियम हो सकता है। जैसे अभी आपने मैकेनिकल वेव्स आपने वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाई है, तो वाटर आपके पास एक जो था लिक्विड था, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड में भी वेव्स, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है तो यहाँ से आप साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस करवा सकते हो, डिफरेंट यहाँ से आपके पास काम हो सकता है, ठीक है। तो कहते हैं कि मैकेनिकल वेव्स आपके पास साउंड, लिक्विड या गैस, इनमें से कोई भी आपके पास मीडियम को इस्तेमाल करके ना, मतलब कि मैकेनिकल वेव में मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, टू प्रोपोगेट गुजरने के लिए। एग्जाम्पल में आपके पास वाटर वेव्स आपके पास जहाँ वाटर होगा तो फिर ही वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे ओशन में आप वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हो, लेक, पाउंड, रिपल्स, इन सब में आप वाटर वेव्स जो है प्रोड्यूस करवा सकते हो। जहाँ वाटर ही नहीं होगा वहाँ वाटर वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा साउंड वेव्स आपके पास है। साउंड अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने समझाया कि मुझे मीडियम की ज़रूरत है, या फिर बेल ऑपरेटर साहब ने किया, आपको समझ आ गई है कि मीडियम के बगैर आप साउंड नहीं सुन सकते हैं। तो साउंड वेव्स जो हैं चाहे वो ऑडियोबल वाइब्रेशंस इन एयर, वाइब्रेशन की हो या वाटर के जरिए हो, किसी भी तरीके से आप जो प्रोड्यूस करवाओगे। उसके बाद सेस्मिक वेव्स आपके पास होती हैं, ज़लज़ला वगैरह जब आता है तो आप देखेंगे ज़मीन फट जाती है, मतलब वहाँ वेव्स की सूरत में आपके पास जो है वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो उसके लिए भी आपको मीडियम की ज़रूरत होती है। अर्थ वहाँ मीडियम का काम आपके पास कर रही होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास ऐसी वेव्स हैं जिनके गुजरने के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कहाँ आपके पास रेडियो स्टेशन इतने फासले पे होते हैं और आप कहीं भी दुनिया में बैठ के जो है वो न्यूज़ सुन सकते हैं, तो वो आपके पास वायरलेस जो है कम्युनिकेशन के लिए आपके पास वेव्स हैं जिनके गुजरने के लिए आपने कोई तार नहीं कनेक्ट किया। आप मोबाइल में रेडियो ऑन करें तो आप आराम से सारी न्यूज़ सुन सकते हैं। तो आपके पास कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनके गुजरने के लिए आपको जो है मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसके अच्छा एक चीज़ ये है कि मैकेनिकल वेव्स आपके पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होती हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल भी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास सिर्फ जो है वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं, ठीक है। तो कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, इनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। एंड देयरफॉर कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में से भी गुजर सकती हैं जहाँ आपके पास एयर वगैरह कुछ भी मौजूद ना हो। कहता है एग्जाम्पल जिसकी आप ले लोगे रेडियो वेव्स, मैंने अभी आपको बताया कि वायरलेस कम्युनिकेशन है, कहाँ से कोई बैठ के बोल रहा है, कोई वायर नहीं है, कुछ नहीं है, और आप आराम से मोबाइल से जो है वो सारी न्यूज़ सुन सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। फिर माइक्रोवेव्स, आप खाना वगैरह गर्म करते हैं तो खाने के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ती हैं, तो वो किसी मीडियम से तो नहीं ना आ रही हैं। कुकिंग एंड हीटिंग, इनके लिए भी आपके पास जो है किसी इनको मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है कि आप ये मीडियम खाने के ऊपर रखेंगे तो फिर इसके अंदर जो है वो आपके पास वेव्स ट्रांसफर होंगी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहे हैं। इंफ्रारेड वेव्स होगी, विजिबल लाइट आपके पास होगी, चाहे सन लाइट है, लैंप लाइट है, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं आपके पास, गैमा रेस, ये सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इनको भी जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद आपके पास क्वांटम वेव्स होती हैं, या इसको बोलते हैं क्वांटम वेव्स में मतलब आपके पास मैटर वेव्स हो सकती हैं, या डी ब्रॉगली वेव्स आपके पास हो सकती है, ठीक है। अगर आपको अलग से शॉर्ट में आ जाता है डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स क्या हैं, तो देखिए ना, अगर एक एटम है
تو ایٹم اگر موشن کر رہا ہے تو اس کے سب اٹامک پارٹیکلز، اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بھی تو موشن کرتے ہیں نا، بہت جو اسپیڈ کے ساتھ موشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی موشن کی وجہ سے ویو ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کوانٹم ویوز یا میٹر ویوز یا ڈی براگلی ویوز. تو میں نے یہاں لکھا بھی ہے ویوز ایسوسیٹڈ ود دی موشن آف سب اٹامک پارٹیکلز آف میٹر آر کالڈ ڈی براگلی اور میٹر ویوز. ٹھیک ہے. تو کوانٹم ویوز آپ کے پاس پروڈیوس ہوتی ہیں فاسٹ موونگ سب پارٹیکلز کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کوانٹم ویوز آر ایسوسیٹڈ ود پارٹیکلز لائک آپ کے پاس الیکٹرونز ہوتے ہیں، ایک ایٹم کے اندر فوٹونز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہوتی ہے. ایگزامپلس میں آپ میٹر ویوز، میٹر ویو کا دوسرا نام پارٹیکل ویو بھی ہو سکتا ہے یا ڈی براگلی ویوز بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، فوٹون ویوز جو ہیں یہ ساری آپ کے پاس کوانٹم ویوز کی آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد سرفس ویو کہتے ہیں سرفس ویوز پروپوگیٹ along surfaces اور انٹرفیسز between two mediums. لیٹ سپوز آپ کے پاس سرفس ویو بلا کیسی ہوتی ہے. آپ ایگزامپل لے لیں کہ آپ نا کہیں پانی ہے، ٹھیک ہے، کسی اوشن میں پانی ہے، تو پانی کے اوپر ویوز پروڈیوس ہو رہی ہیں. تو پانی آپ کے پاس میڈیم ہے اور اوپر ایئر بھی، تو اس پانی کے اوپر والی لیئر کے اوپر ایئر بھی تو گزر رہی ہے اس کے ساتھ ٹکرا کے. تو دوسرا میڈیم آپ کے پاس کیا ہے، ایئر اور واٹر کے درمیان جو ویو آپ کے پاس سرفس کے اوپر ویو پروڈیوس ہو رہی ہے سرفس ویو کہلائیں گی. کہتا ہے ایگزامپلز آر اوشن سرفس ویوز، ونڈ ڈرائیون ویوز. ٹھیک ہے. اوشن سرفس ویو جو آپ کے پاس سمندروں کے اوپر جو ویوز پانی کی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ونڈ ہوا بھی تو ان کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ ہوا کی وجہ سے بھی ویوز آپ کے پاس دو میڈیم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سیسمک سرفس ویوز ایٹسیکٹرا جو ہے یہ ساری آپ کے پاس سرفس ویوز ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ٹرانسورس اینڈ لونگیٹیوڈنل ویوز. تو کہتے ہیں دے آر مین ٹو ٹائپس وچ آر نیمڈ ایز ٹرانسورس ویوز اینڈ لونگیٹیوڈنل ویوز. دو آپ کے پاس مین ٹائپس ہیں، ایک کا نام ہے ٹرانسورس اور ایک آپ کے پاس ہے لونگیٹیوڈنل. ٹرانسورس کا ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ آپ کے پاس جو ویوز ہیں یہ ٹرانسفر ویوز ہیں. اس میں آپ کے پاس میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا بتا دیا ہوا ہے، انرجی آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے اس سائڈ کو، اور آپ ویو جو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے وہ اپ ورڈ یا ڈاؤن ورڈ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. تو مطلب اپ ورڈ اگر دیکھیں تو اینگل جو ہے مطلب کہ پرپینڈیکولر ویو ہوگی، رائٹ اینگل آپ کے پاس ویو ہوگی. ٹھیک ہے. جہاں آپ کے پاس اینگل 90 ڈگری کا بنے گا. اور یہ والی میں نے ایگزامپل، یہ آپ کے پاس ٹرانسفر ویو کی ایگزامپل. اور سیکنڈ والی جو میں نے آپ کو دی تھی ویو بھی سائڈ کو، اور سپرنگ کو آپ زیادہ زیادہ تھوڑا آگے کرتے ہو تو یہ تھوڑے اس کے جو چھلے ہیں اس کے جو ہے وہ قریب قریب ہو جاتے ہیں. تو مطلب اسی سائڈ کو آپ کے پاس ویو ہے، اسی سائڈ پہ آپ انرجی ٹرانسفر کر رہے ہو، تو مطلب ان کا درمیان میں اینگل جو ہے وہ 0 ڈگری ہے، یا یہ دونوں جو ہے آپس میں پیرالل ہیں. تو ایسی ویوز کو لونگیٹیوڈنل ویوز کہا جاتا ہے. تو کہتا ہے ٹرانسفر ویو از ون. ٹرانسفر ویو وہ ہوتی ہے ان وچ دی وائبریشنز آف دی پارٹیکلس، پارٹیکلس کی جو وائبریشن ہوتی ہے آر ایٹ رائٹ اینگل ٹو دی ڈائریکشن ان وچ دی انرجی آف دی ویو از ٹریولڈ. تو کہتا ہے کہ پارٹیکل کی جو موشن ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے، رائٹ اینگل ہوتی ہے. پارٹیکل تو آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس یہ اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، یہ رائٹ اینگل ہے، یہ آپ کے پاس پرپینڈیکولر ہوتے ہیں اور انرجی اس سائڈ کو ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس رائٹ اینگل ہو تو ٹرانسفر ویو ہوتی ہے، اور لونگیٹیوڈنل ویو ہوتی ہے اگر انرجی بھی اس سائڈ کو ٹرانسفر ہو رہی ہے، ویو بھی ادھر کوئی پروڈیوس ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے پاس کیا ہے، لونگیٹیوڈنل. لونگیٹیوڈنل ویو از ون ان وچ دی ڈائریکشن آف دی وائبریشن آف دی پارٹیکل از along اسی سمت میں اور پیرالل یا پیرالل ہو ٹو دی ڈائریکشن ان وچ دی انرجی آف دی ویو از ٹریولنگ. تو آپ کے پاس جو ہے جس سائڈ کو آپ انرجی کو ٹرانسفر کر رہے ہو اسی سائڈ میں اگر آپ کے پاس کیا ہے ویو ہو رہی ہے، مطلب دونوں پیرالل ہیں یا ایک دوسرے کے along ہے، تو وہ آپ کے پاس ہوگی لونگیٹیوڈنل ویو. لیکن اگر آپ کے پاس ایک جو ہے ویو جو ہے آپ کے پاس وہ پرپینڈیکولر ہو انرجی ٹرانسفر کے، تو وہ آپ کے پاس ٹرانسورس ویو کہلائے گی. تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ جو ہے میتھ کی ہم نے جو ہے تقریباً ہر جو ہے چیپٹر کر لیا ہوا، اس کی ویڈیوز دیکھا کریں. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.